आज हम लोग लास्ट लेक्चर की तरह हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड किया था इन केस ऑफ गुड्स, राइट। मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ गुड्स में दो तरीके का प्रॉब्लम्स आते हैं। एक नॉर्मल केस ऑफ गुड्स का था जिसमें टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड करना मैंने बताया था आपको, विच एवर इज अर्लियर होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में कॉमन कंक्लूजन निकला था कि जो विच एवर इज अर्लियर होगा वो हमारा क्या बनता है, टाइम ऑफ सप्लाई बनता है। फिर मैंने आपको बताया था कि एक आरसीएम मेथड भी है, तो उसको मैं बाद में आपको डिस्कस करूंगा। तो आज हम उसी पे करने वाले हैं। आरसीएम मेथड क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अभी देखो नाम भी बहुत टेक्निकल वर्ड्स है ना, जीएसटी के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है क्या। नॉर्मली हम सब जानते हैं कि जीएसटी जो होती है वो कलेक्शन करने की जिम्मेदारी, अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास दी गई है, सप्लायर के पास। किसके पास जिम्मेदारी मिली है, सप्लायर के पास, राइट। सप्लायर ही क्या करता है, जीएसटी कलेक्ट करता है किससे, कंज्यूमर से, और फिर गवर्नमेंट को क्या करता है, वो पे करता है। यहां तक सबको पता है, ठीक है। ये फॉरवर्ड मैकेनिज्म चार्जेस है ना, फॉरवर्ड के केस में होता है। पर ये रिवर्स के केस में क्या होता है, नॉर्मली सप्लायर है तो ये क्या करेगा, जीएसटी कलेक्ट करेगा, राइट, और पे करेगा किसको, गवर्नमेंट को। ये नॉर्मल केस में होता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि यहां पर जीएसटी कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, बायर की होती है। बोलोगे सर बायर जीएसटी कैसे कलेक्ट करेगा, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है कि बायर जीएसटी कहां से कलेक्ट करेगा। उसी को हम लोग कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अभी है क्या एग्जैक्ट, पूरी स्टोरी मैं आपको समझाता हूं इसकी। तो बेसिकली आपको समझा रहा कि बेसिकली क्या होता है, जीएसटी कलेक्ट कौन करता है, सप्लायर, और कलेक्ट करके चाहे वो गुड्स के ऊपर हो या सर्विस के ऊपर हो, और गवर्नमेंट को पे ऑफ कर देता है, राइट। जो भी लायबिलिटी बनती है, ड्यू डेट लायबिलिटी जो भी बनती होगी वो पे कर देता होगा, वो फॉरवर्ड के अंदर आता है, राइट। पर इस केस में क्या है, रिवर्स के अंदर, कि मैंने आपको बताया कि यहां पर एक सेलर है, राइट, और दूसरा कौन है, बायर। ध्यान से देखो स्टोरी, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सेलर और दूसरा बायर, मतलब सेलर एंड बायर। नॉर्मल बात हम नहीं करेंगे, अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर, रिवर्स के ऊपर। तो रिवर्स का मतलब उल्टा होता है, ये तो इतना बच्चे को पता है ना। तो यहां पे मान लो क्या हो गया पता है क्या, यहां पे ना सेलर नॉट रजिस्टर्ड, सेलर नॉट, मतलब ये सेलर जो है ना वो जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। सेलर जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। हम सबको पता है कि जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है कि नहीं। वो 20 लाख वाला सुना होगा ना, आपने बताया था मैंने, 20 लाख के ऊपर अगर टर्नओवर होता है तो ही वो अपने आप को क्या करेगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाएगा। तो मान लो जो सेलर है वो जीएसटी में उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया क्योंकि उसके लिए लायबल नहीं होगा, राइट है यहां तक। अब जो बायर है वो जीएसटी एक्ट में क्या है, जीएसटी एक्ट में क्या है, वो रजिस्टर्ड है। अब यहां पे प्रॉब्लम आ गई क्योंकि एक बंदा रजिस्टर्ड है, सॉरी जीएसटी एक्ट में क्या है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, और ये वाला बंदा जीएसटी एक्ट में क्या है, रजिस्टर्ड है। तो ये जब ऐसा सिचुएशन अराइज होता है ना, तो वहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होने लगता है। क्या समझा आपको अब तक, कि जहां पर भी अगर सेलर जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है और बायर जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, ऐसे सिचुएशन अराइज होंगे तो वहां पर क्या लग जाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब यहां पे क्या होगा, जब बायर, ये जो सेलर है वो जीएसटी में तो है ही नहीं। तो अब एग्जांपल के लिए बताता हूं मैं आपको कि मिस्टर राम ने 2 लाख रुपीस का, राइट है, 2 लाख रुपीस का ना मोबाइल का कंपोनेंट परचेस किया, मोबाइल कंपोनेंट फ्रॉम मिस्टर श्याम, राइट। तो ये 2 लाख का, राम यहां पे कौन है, बायर है, राइट, और यहां पे श्याम कौन है, सेलर है, राइट। तो जीएसटी एक्ट के अंदर, नॉर्मल जीएसटी के अंदर क्या करना चाहिए था, इस सेलर को राम से 2 लाख के ऊपर जीएसटी वसूलना चाहिए था, हाँ या ना। तो अगर ये सेलर मिस्टर श्याम 2 लाख के ऊपर जीएसटी वसूलता 18%, कितना परसेंट लगता है जीएसटी, 18%, तो कुछ अप्रोक्स कितना जीएसटी बन जाता,
36,000 क्या बन जाता, जीएसटी बन जाता, राइट। लेकिन यहां पे केस क्या हो गया कि जो मिस्टर श्याम है, जो सेलर है, वो तो जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप उसको, तो राम इसको जीएसटी क्यों दे? समझ में आ रहा है क्या आपको बात? क्योंकि जब जीएसटी नंबर उसके पास है ही नहीं तो उसको जीएसटी क्यों पे करे, और ये मांग भी नहीं सकता जीएसटी क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, जीएसटी पे करने की जिम्मेदारी किसको दे देती है, मिस्टर राम को। किसको दे देती है, बायर को। अब वो खुद जीएसटी कहां से कलेक्ट करेगा, नहीं कर सकता ना, वो तो खुद ही इंडिविजुअली है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, टैक्स चोरी से बचने के लिए कि आप क्या करोगे, अगर आप कोई चीज परचेस कर रहे हो, कंपोनेंट, कोई पार्ट्स, कोई मटेरियल, और जो सामने वाला जिससे खरीद रहे हो अगर रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के अंदर, तो आप उसको तो पे नहीं कर पाओगे। तो आपने क्या करना है, जितना वैल्यू का आप गुड्स खरीद रहे हो उसका जीएसटी आप डायरेक्टली किसको पे करोगे, मुझे पे करोगे। मुझे मींस गवर्नमेंट को पे करोगे। तो ये जो सिस्टम चलती है, जो ये प्रक्रिया चलती है ना, इसी को हम लोग कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। समझा आपको? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये ऐसा क्यों बनाया गया, ताकि लोग उसको टैक्स चोरी ना कर सके। समझ में आया आपको? यही हमारा क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। और हम इसके ऊपर एक सम करेंगे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा, क्योंकि जब टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा वहीं से टैक्स लायबिलिटी बनेगी, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही।